क्वेश्चन नंबर 1, टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड ऑन अ बैलेंस। ये एक्स है, ये वाई है। अगर वाई नीचे की तरफ आ रहा है, बेशक उसका साइज छोटा है, लेकिन मीन्स उसका मैस ज़्यादा है, और ये जो एक्स है इसका मैस कम है। ओके, नाउ व्हाट डज दिस शो अबाउट द masses एंड वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई। पहले हम मैस देख लेते हैं। एक्स हैज़ लेस मैस एंड वाई, एक्स हैज़ लेस मैस एंड वाई। ऑब्वियसली लेस मैस है तभी वो ऊपर है, और इसका मैस ज़्यादा था तो ये नीचे आ गया। ओके, सो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। एक्स हैज़ द सेम मैस एज वाई, ये वाली ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर सेम मैस होता तो रॉड इक्विलिब्रियम में होती, लाइक दिस। इस तरह से होनी चाहिए, ये एक्स एंड वाई और ये पिवट लगा हुआ तो सही, लाइक दिस। ओके, तो अब वेट्स की बात कर लेते हैं। W इज इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी सेम है क्योंकि एक ही जगह पे है ना, सीसो। सो ये एम जी ग्रेविटी कॉन्स्टेंट है, सो W इज इक्वल्स टू एम। जिसका मैस ज़्यादा होगा, ओके, जी कॉन्स्टेंट है क्योंकि, तो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका वेट ज़्यादा होगा, और जिसका मैस कम होगा उसका वेट कम होगा। लेट्स सी। अब एक्स हैज़ लेस वेट देन वाई। यस, एक्स हैड लेस मैस तो उसका वेट भी लेस होना चाहिए। एक्स हैज़ मोर वेट देन वाई। जब उसका मैस कम है तो वेट कैसे ज़्यादा हो सकता है? सो इट मीन्स के ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Now question number 2, the diagram shows sections of 4 objects of equal mass. The position of the center of mass of each object has been marked with the cross which object is most stable. तो स्टेबिलिटी के 2 रूल्स होते हैं। ओके, जितना नीचे सेंटर ऑफ मास हो, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया, मतलब ये जो एरिया होना है जितना ज़्यादा वाइड हो तो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है ऑब्जेक्ट। सही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इनके तो सेंटर ऑफ मास बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, तो ये दोनों तो रॉन्ग हो गए। अब इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसका सरफेस एरिया, अब इन दोनों का तो एरिया हमारे पास सेम नज़र आ रहा है हमें, राइट, लेकिन ये जो इसकी शेप इस तरह से ना तो ये अनस्टेबल है, जबकि इसकी शेप इस तरह से स्टेबल है। और सेंटर ऑफ मास अगर हम कंपेयर करें, सी इसका नीचे की तरफ है, इसका सबसे ज़्यादा नीचे। अगर इनका सरफेस एरिया सेम है तो हम सेंटर ऑफ मास देख सकते हैं। शेप को हमने इतना ज़्यादा वैसे नोटिस करना नहीं है, लेकिन शेप से भी पता चल रहा है कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर हम स्केल करके देख लेते हैं, सी इसका ये सेंटर ऑफ मास है और इसका हल्का सा ऊपर है, सो इट मीन्स कि ये मोर स्टेबल है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अ सीसॉ इज मेड बाय रेस्टिंग अ लॉन्ग प्लैंक ऑफ वुड विद इट्स सेंटर ऑफ मास ऑन अ बैरल. A boy sits on one side of the barrel and a girl sits on the other side so that the seesaw is balanced. सही है। सो ये इट मीन्स अगर ये इक्विलिब्रियम में है, ये एक रॉड का ये पिवट है, तो इट मीन्स के क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। सो इट मीन्स ये वाला मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज इट्स इक्वल टू ये, सॉरी ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सो अब ये जो एक्स डिस्टेंस है स्मॉलर देन वाई वाला डिस्टेंस, ये जो भी है उन्होंने वाई ही लिया है, सीरियस। सो अगर मैं इसे मेजर भी कर लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये आ रहा है 1.6 और ये है पास 2.5, सो ऑलमोस्ट 0.9 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ओके, मतलब जो भी है वाई ज़्यादा है डिस्टेंस। इट मीन्स कि अगर ओके फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स क्या है? वेट है यहाँ पे। ओके, सो अगर इसका डिस्टेंस मैंने ज़्यादा ले लिया है तो मुझे इसका फोर्स कम करनी पड़ेगी। ओके, क्लॉकवाइज मूवमेंट की गर्ल वाला फॉर एग्जाम्पल ये जो डिस्टेंस है मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ओके, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 4। ओके, सो क्लॉकवाइज ये गर्ल वाला था, सो इसका 5 फोर्स मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय इसका डिस्टेंस इज 4, ठीक है। तो अब इसका डिस्टेंस 4 है। अब मुझे इनको इक्वल करने के लिए क्या चाहिए? ये जो ये बॉय वाला है, ठीक है, और ये गर्ल वाला है, तो अब मुझे बॉय का मैथ ज़्यादा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉय का मैथ 5 चाहिए और गर्ल का मैथ मुझे 4 चाहिए, वेट, ठीक है, ताकि मैं इनको इक्वल कर सकूँ। 20 इज इक्वल्स टू 20, राइट। सो इसका मतलब कि बॉय का जो वेट होगा वो ज़्यादा होना चाहिए गर्ल के वेट से। सो बॉयज़ वेट इज इक्वल्स टू गर्ल्स वेट इज इक्वल टू गर्ल्स वेट। नो, डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस वाई, ये भी करेक्ट नहीं है, तो हमें ऑब्वियसली देख के भी पता चल रहा है। और इधर उन्होंने लिखा हुआ नहीं है कि नॉट टू स्केल, तो हम स्केल यूज़ कर सकते हैं। सो दिस अगेन रॉन्ग। टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल मूवमेंट अबाउट द बैरल। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। मतलब टोटल मूवमेंट जीरो होनी चाहिए, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट मूवमेंट आर बोथ जीरो। यस, दिस वन इज करेक्ट। तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है रॉड, ओके, बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में, सो इट मीन्स के देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स एंड नो रिजल्टेंट मूवमेंट, सो इट्स ऑप्शन डी। ये कुछ फाइन भी नहीं करना था, मैंने ऐसे कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the diagram shows a force being applied to a lever to lift a heavy weight. Which change would enable the heavy weight to be lifted with a smaller force? अगर मैं फोर्स डिक्रीज कर रही हूँ तो वही बात मुझे डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। सी मूवमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब मैं डिस्टेंस इस साइड ला रही हूँ, फोर्स इस साइड ला रही हूँ, फोर्स क्या चले, सो मूवमेंट ओवर फोर्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। इट मीन्स के 1/f, यानी फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ठीक है डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी। सो इट मीन्स अगर मैं यहाँ फोर्स कम करना चाह रही हूँ तो मुझे डिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ेगा इक्वल लाने के लिए, ठीक है। सो अगर मैं फोर्स नहीं भी कम करे तब भी मैं डिस्टेंस ज़्यादा करूँगी तो वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो फोर्स भी कम करनी है, सो डेफिनेटली मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगा डिस्टेंस। तो मैंने फोर्स को थोड़ा सा इस साइड ले जाना है। कौन सी साइड है? दिस इज लेफ्ट साइड। मूव द फोर्स टू द राइट, नो, राइट यानी डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है अगर मैं इधर ले आऊँगी फोर्स को। मूव द हैवी वेट टू द राइट, मूव द हैवी वेट टू द राइट, लेकिन मैंने इसकी तो जगह चेंज नहीं करनी ना, पिवट का मेरा पिवट के साथ है ना जो भी डिस्टेंस का रिलेशन है, सो ये तो अपोजिट केस हो जाएगा, ये भी नहीं करना मैंने। फिर उसके लिए मुझे और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो मुझे इसका भी इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दिस इज अगेन रॉन्ग। मूव द फोर्स टू द लेफ्ट, यस मुझे तो करना ही था, फोर्स में करूँगी डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ओके, सो इट्स ऑप्शन सी। देन मूव द पिवट टू द लेफ्ट, पिवट टू द लेफ्ट, अगर मैं पिवट यहाँ पे ले आऊँ तो अगेन डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, सो इट्स अगेन रॉन्ग और ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ प्लेन लैमिना विद सेंटर ऑफ मास x टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट P. विच डायग्राम शोज द लेमिना इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स कि वो मतलब बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस्ड है। ओके, सो पार्ट ए, इसमें क्या हो रहा है कि साफ पता चल रहा है यहाँ से 20 डिग्री से एंगल है, ओके, एंड यहाँ से 70 डिग्री, तो वो इजीली नीचे गिर जाएगी, मतलब यहाँ आ जाएगी इस तरह से। ओके, सो दिस इज रॉन्ग। बैलेंस मीन्स कि वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगी, वो हिलेगी नहीं, आगे पीछे नहीं होगी। नाउ दिस वन, यस वी कैन से कि ये बैलेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री से एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री से, ओके, सेम एंगल है, सो देयर इज जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर ऑप्शन सी, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 45 है, तो फिर ये बैलेंस में क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे सी इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी लेंथ कम है, सो ये यहाँ से इस तरफ ड्रॉप हो जाएगा। देन दिस वन, यहाँ पे तो उन्होंने कुछ और ही शो किया हुआ है, सो यहाँ पे भी सेम ये वाला केस है, उन्होंने यहाँ से बस लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन ये 45 यहाँ से बन रहा है, यहाँ से 45 बन रहा है, लेकिन यहाँ से लेंथ ज़्यादा है, सो इट विल ड्रॉप।
So option D was correct. Question number 6. The diagram show 4 solid cones. The center of mass of each cone is marked by a point labeled M. Which cone is the most stable? तो सबसे पहले जिनका सरफेस एरिया कम है उन दोनों को मैं कैंसिल कर देती हूँ. अब इन दोनों की सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये दोनों ज़्यादा स्टेबल है इन दोनों के मुकाबले. अब मैंने देखा जिसका सेंटर ऑफ मास सबसे ज़्यादा नीचे होगा इट मीन्स वो मोस्ट स्टेबल है. तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे है. सो cone D is most stable. Question number 7. A wooden bar is pivoted at its center so that it can rotate freely. Two equal forces F are applied to the bar. In which diagram is the turning effect greatest? So turning effect greatest कब होगा? जब फोर्स ज़्यादा होगी और डिस्टेंस ज़्यादा होगा. बेसिकली जिसमें डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा होगा फ्रॉम द पिवट. ठीक है. सो अब एक एक करके मैं चेक करती हूँ सारों को. सो ये यहाँ पे ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है और ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. मतलब एक फोर्स से इस तरफ खींच रही है दूसरी उस तरफ. तो सी लाइक एक यहाँ से खींची एक यहाँ से खींचे. सो लाइक डबल फोर्स हो गई ना. मतलब यहाँ से भी आ रही है और यहाँ से भी फेवर मिल रहा है. सो यहाँ से डबल फोर्स आ गई तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ जो फोर्स है उसको मैं 2F ले लेती हूँ यानी डबल फोर्स है. तो बाकी भी ऐसे ऐसे चेक करते हैं. और डिस्टेंस भी मैक्सिमम बिल्कुल कोनों पे लगी हुई है. अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ यहाँ से कर रही हूँ तो स्लो है लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ से करती हूँ तो ये फास्टर होता है. फिर यहाँ पे एक मेरे पास ये फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है. ठीक है. तो एक मेरे पास F तो है प्लस मैं ये वाली अगर कर लूँ तो इसमें फोर्स तो इक्वल ही है. इसमें फोर्स का साइज सेम है डिस्टेंस चेंज है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस हाफ है. इट मीन्स 1/2F ऐड करें सो ये हो जाएगा 1.5F आ गया. यहाँ पे मैं बस अंदाजे से कर रही हूँ लेकिन देख के पता चल जाता है आंसर फॉरन. नाउ ऑप्शन सी. यहाँ पे क्या हो रहा है एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं और डिस्टेंस भी काफ़ी कम है. मतलब 1/3 है ऑलमोस्ट डिस्टेंस पे. 1/3F एंटी क्लॉकवाइज है और 1/3F ही क्लॉकवाइज है. लाइक ये तो सी एक डायरेक्शन में था ना. ये यहाँ से लेके पिवट तक एंड ये यहाँ से लेके पिवट तक. ये डायरेक्शन सेम है एंटी क्लॉकवाइज लेकिन यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है. सो इस पर तो मुझे समझ आई लेकिन ये बहुत कम है. इससे काम नहीं बनेगा. आई गेस इस पर तो जीरो इफेक्ट आ जाएगा. फिर यहाँ पे भी वही वाली बात है वो एक ही तरफ खींच रहा है और डिस्टेंस बेशक ज़्यादा हो फोर्स भी बेशक ज़्यादा लेकिन वो एक तरफ खींच रहा है. सो ये भी फेवरेबल नहीं है. ये तो है ही नहीं. अब यहाँ पे 1.5F लग रही है फोर्स. यहाँ पे 2F यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है. डिस्टेंस भी ज़्यादा है और डायरेक्शन भी एक ही में घुमा रहा है. सो इट्स ए. हमने टर्निंग इफेक्ट की बात करनी थी क्योंकि. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Four objects are each acted on by only two forces as shown. Which object is in equilibrium? Equilibrium means के उस पर जो resultant force आ रही है वो जीरो होनी चाहिए. अब इसमें तो डायरेक्शन इस तरह से मतलब एक इधर कार्य एक इधर एक इधर. सो इट मीन्स कि यहाँ पे तो टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा जिस तरह से यहाँ पे हो रहा था. सी ये वाला टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो जाएगा. सो इट मीन्स कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है. अब ये हो सकता है इक्विलिब्रियम में. सो पहले मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है. सो मैंने क्या करना होता है ग्रेटर वाली फोर्स से स्मॉलर फोर्स में सब्ट्रैक्ट करनी. 2 - 1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन. यहाँ बड़ी वाली फोर्स की डायरेक्शन है. सो इसका मतलब इसका रिजल्टेंट है 1 न्यूटन डाउनवर्ड्स. अब इसका चेक करते हैं. 2 - 2 इज इक्वल टू 0. सो इट मीन्स नेट फोर्स 0 है एंड ये बी वाला जो ऑब्जेक्ट है ना ये इक्विलिब्रियम में है. Question number 9. The diagram shows a uniform flat metal sheet hanging freely from a nail at point A. A weight also hangs freely on a string tied to A. सही है. A से हम string. Okay. Which point? One of the label points is as the center of mass of the sheet. Which point is at the center of mass? So अब क्योंकि इसकी नॉन यूनिफॉर्म सी शेप है तो इसके लिए हमें प्लेन लैमिना एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है. तो वो तो हम नहीं कर सकते लेकिन हम अंदाजे से अगर बताएं तो A तो बिल्कुल कोने में और D तो बिल्कुल उसकी बाउंड्री पे. सो A और D नहीं हो सकते. सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए. अब अगर हम देखें इस तरह से ड्रॉ करके लाइन्स ये है ट्राइंगल. इसमें हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं. अगर मैं फिर भी इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाएगी मैं उसको बोल दूँगी सेंटर. मतलब मेरे पास अंदाजन इस पॉइंट के बीच में ये बनना चाहिए सेंटर. सो ऑप्शन सी बन गया करेक्ट क्योंकि बी भी थोड़ा सा दूर है तो सेंटर सी ही बन रहा है. सो इस तरह से हमने अंदाजे से बताना है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 10. A uniform rod rests on a pivot at its center. The rod is not attached to the pivot. Forces are then applied to the rod in 4 different ways. As shown, the weight of the rod can be ignored. Which diagram shows the rod in equilibrium? Equilibrium means कि turning effect 0 होना चाहिए and resultant force भी 0 होनी चाहिए. So first of all अगर हम देखें ऑप्शन ए को विच इज़ करेक्ट तो सी मतलब ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पे है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से ओके हम इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं कि ये एक सीसॉ है. यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं. एक का मास 100 न्यूटन है एक का वेट 100 न्यूटन है वेट 100 न्यूटन है. सो इट मीन्स कि वो इक्विलिब्रियम में है. इस तरह का क्वेश्चन जो सीसॉ वाला पहले आता है उसी के साथ लिंक कर है. सी सेम डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे बिल्कुल सेंटर में चारों ऑब्जेक्ट्स के लिए चारों इमेजेस के लिए. सो यहाँ पे इक्वल वो रखा हुआ है. ओके सो इट मीन्स ए इज करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता ए बिकॉज सी वो यहाँ से पुल करे वो यहाँ से पुल करे. ओके सो इसका वेट जो का वो ऑलरेडी ऑल्दो हम इग्नोर करें लेकिन दिस कैन नॉट बी करेक्ट क्योंकि इसके ऊपर वो बैठे हुए नहीं है वो ऊपर की तरफ पुल करें. सो डायरेक्शन का चेंज हो सकता है उसके. ऑप्शन सी इज रॉन्ग. एंड ऑप्शन सी इसके अंदर तो टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. सी यहाँ से यहाँ मूव क्लॉकवाइज. सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग. देन ऑप्शन डी इज इसके अंदर एक और कंडीशन होती है अपवर्ड फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज. अपवर्ड 100 है ओके एंड डाउनवर्ड 200 है. सो दिस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम. सी हमारे पास थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो जाएगा और इस तरफ मूव कर जाएगी रॉड. सो इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम एंड ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट. Question number 11. A heavy beam rests on 2 supports. The diagram shows the only 3 forces F1, F2 and F3 acting on the beam. ये 3 forces हैं. The beam is in equilibrium. Which statement is correct? All the 3 forces are equal in size. Equal in size अगर मैं for example equal है ना तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ. For example this is 2 ये भी 2 है ये भी 2 है. Upward forces का सम मेरे पास 4 आ गया. Downward forces 2. So it means equilibrium में नहीं है क्योंकि अगर equilibrium में होती तो sum of upward and downward forces same होना चाहिए था. So this is wrong. The resultant force on the beam is in the opposite direction of the resultant turning effect. So अगर ये equilibrium में होती so there must be no resultant force and no resultant moment. तो इसमें कोई direction वगैरह की बात ही नहीं है. So this is wrong. The resultant force on the beam is 0 and the resultant turning effect and moment is also 0. So ये correct हो गया equilibrium के हिसाब से. The total upward force is twice the total downward force. ये बात diagram को देख के correct है लेकिन equilibrium के हिसाब से correct नहीं है. So question number 12. A heavy truck on wheels has a platform attached to it. The man stands on the platform. The truck does not fall over. So which position A, B, C or D could be the center of mass of the whole system, truck, platform and the man? ठीक है. So अब हम ओके ये तो बाहर आ गया.
तो ये तो हो ही नहीं सकता सेंटर ऑफ मास। अब बी पे ये खड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, मतलब जो सेंटर ऑफ मास है तो बिल्कुल सेंटर में होता है। अगर यहाँ पे होता सेंटर ऑफ मास तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाता। सी पे होता तब भी ये इस तरफ उलट जाती, राइट। लेकिन बी पे है, सी बिल्कुल स्टेबल है, सो बी पे ही सेंटर ऑफ मास है और बी बनता भी सेंटर है इसका, बिल्कुल स्टेबल पोजीशन, यहीं पे सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, सो इट्स बी। Question number 13. The diagram shows an unbalanced rod. The two loads x and y can be moved along the rod. The rod turns in a clockwise direction as shown. Which action could make the rod balance? इसका मतलब ये clockwise जा रही है, ये वाला मोमेंट ज़्यादा है इस वाले मोमेंट से। सो इट मीन्स के या तो हमें ये फोर्स और ये डिस्टेंस कम करना है, सही है, ताकि जो मोमेंट नहीं फोर्स और डिस्टेंस जो है वो हमने फोर्स अगर हम वेट मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इसका मतलब मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब मोमेंट ज़्यादा है, मुझे मोमेंट कम करना है तो मुझे फोर्स या तो डिक्रीज करनी है या डिस्टेंस इसका डिक्रीज करना है, या मुझे इन दोनों में से डिस्टेंस इंक्रीज करना है और फोर्स इंक्रीज करना है ताकि मोमेंट यहाँ वाला इंक्रीज हो जाए और इक्विलिब्रियम में आ जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। सो विच एक्शन कुड मेक द रॉड बैलेंस? मूविंग एक्स टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है। यस, अगर मैं इसे लेफ्ट साइड पर मूव कर दूँगी, दूर कर दूँगी, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स यहाँ रख देती हूँ, डिस्टेंस इंक्रीज, तो इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, सो मोमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। सो दिस इज करेक्ट। बाकी भी देख लेते हैं। मूविंग एक्स टू द राइट, राइट तो डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, मोमेंट विल ऑल्सो डिक्रीज। मूविंग वाई टू द राइट, दिस इज द राइट साइड, ये भी करेक्ट हो सकता है। वेट, क्लॉकवाइज मूव करवाना है ना, दिस इज क्लॉकवाइज, अगर मैं यहाँ कर दूँ सो मूविंग, इसका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, मोमेंट विल इंक्रीज, ये भी करेक्ट होना चाहिए इसको, लेकिन ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग द पिवट टू द लेफ्ट, पिवट को हम लेफ्ट पे करेंगे तो अगेन एक्स के साथ डिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, सो इट्स रॉन्ग एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 14. The diagram shows three uniform beams P, Q and R, each pivoted at its center. Two forces acting on each beam are also shown. बस ये beams हैं फिर, which beams rotate clockwise? Clockwise means इस डायरेक्शन में। तो अब हम इनमें चेक कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, सही है। तो इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आ जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है? ये वाला, ठीक है। सो दिस इज 4 इंटू 1, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया 4। मैं अभी यूनिट से लेती हूँ क्योंकि पूछना था। नाउ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ये वाला, सो दिस इज गोना बी 4 इंटू 8, सॉरी 4 इंटू 2 विच इज 8। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा है क्लॉकवाइज मूवमेंट से, सो इट्स मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, तो पी नहीं हो सकता। देन क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू के अंदर हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट ये वाला हो जाएगा 5 इंटू 2 विच इज़ 10, से ये क्लॉकवाइज हो गया। देन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी 2 इंटू 4, सो इट्स 2 इंटू 4 विच इज़ 8। ओके, सो अगेन मेरे पास जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं, इस बार डिफरेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कम है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ज़्यादा है, सो क्यू विल रोटेट क्लॉकवाइज। देन आर में हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया ये वाला 4 इंटू 1 विच इज़ 4, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज़ 2 इंटू 1.5, सो इट्स गोना बी 3। तो यहाँ अगेन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कम है, क्लॉकवाइज ज़्यादा है, सो इट्स मूविंग क्लॉकवाइज, तो आर में भी क्लॉकवाइज। सो इसके आंसर हो गया क्यू एंड आर, ये वाला ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Question number 15. The diagram shows a non-uniform beam of weight 120 Newton pivoted at one end. ये pivot है. The beam is kept in equilibrium by force F. What is the value of force F? अब हमने anti-clockwise moment is equals to clockwise moment करना है क्योंकि equilibrium condition है. So CW is equals to anti-CW. Okay. So अब मेरे पास इधर ये वाला जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है. So this is clockwise moment. Clockwise moment is equals to 120 Newton multiplied by 20. Right? और anti-clockwise हो जाएगा ये इस डायरेक्शन में like this. Okay. So this is gonna be, इसमें force है मेरे पास F multiplied by 60. ठीक है. So 120 into 20 कर लेते हैं पहले. इसका moment find करने के लिए 120 into 20. 24,000 is equals to 60 F, right? So 2400 divided by 60 is equals to F. So 2400 divided by 60 is equals to 40. So मेरे पास जो force है वो आ रही है 40 Newton. So it's option B. Question number 16. A long plank XY lies on the ground. Okay. A load of 120 Newton is placed on it at a distance of 0.5 meter as shown, and Y is lifted off the ground. The upward force needed to do this is 65 Newton. In the diagram, W is the weight of the plank acting on its midpoint. What is the value of W? तो इसके अंदर क्योंकि हमें कोई पिवट नहीं बताया हुआ, so we can use the formula. टोटल अपवर्ड फोर्स वाला नहीं कर सकते, तो हम किसी एक पॉइंट को पिवट कंसीडर कर सकते हैं. सो लेट्स टेक एक्स एज द पिवट. मैं एक्स को एज पिवट ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने पिवट बताया हुआ नहीं है. मैं वाई को भी ले सकती थी, लेकिन मैं फिलहाल एक्स को ले रही हूँ. ये मेरे पास दो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं एंड दिस वन इज दी एंटी क्लॉकवाइज. सो नाउ आई डू क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. सही है. क्लॉकवाइज मेरे पास एक ये है 120 इंटू 0.5 प्लस दूसरा ये है W इंटू 1.5. नहीं, W इंटू 2 हो जाएगा. 1.5 प्लस 0.5 से है. मैंने यहाँ तक डिस्टेंस लिखा है, ये 2 है. सो इट्स गोना बी 2 इंटू W. ठीक है. इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है? ये वाला 65 न्यूटन फोर्स है और ये पूरा डिस्टेंस 2 प्लस 1.5 प्लस 0.5 आ जाएगा 4. सो इट्स गोना बी 65 इंटू 4. अब मैं करती हूँ कैलकुलेट. 120 इंटू 0.5 इज 60 प्लस 2W इज इक्वल्स टू 65 इंटू 4 कर लेते हैं. सो 65 इंटू 4 इज 260. सही है. अब यहाँ पे ऐड हो रहा है 60, तो यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो 2W इज इक्वल्स टू 260 माइनस 60. So 2W is equals to 200. अब W is equals to 200 divided by 2 which is equals to 100 Newton. So W की वैल्यू क्या आ गई? 100 Newton and answer is C. Yes, क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई. हमने सेम चीज़ यूज़ करनी थी लेकिन आई जस्ट फॉरगॉट कि पिवट यहाँ पे था और ये वाला जो डिस्टेंस होना था इट्स नॉट 60, इसको 60 प्लस 20 होना था. मैंने ये ऐड करना था और ये 80 F होना चाहिए था इस हिसाब से. एंड देन आई डू 2400 डिवाइडेड बाय 80 जिसका आंसर 30 आता है. सो इट्स नॉट 40 न्यूटन, इट्स 30 न्यूटन which is A. Number 17. The diagram shows a uniform bridge 4 meter long and weighing 10,000 newtons. The bridge is pivoted at one end. ये pivot है. A force at the other end gradually increases until the bridge begins to lift.
ओके व्हाट इज द लिफ्टिंग फोर्स एज द ब्रिज स्टार्ट्स टू मूव अपवर्ड्स, यानी मतलब एक होता है ना कि वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मुझे इक्विलिब्रियम से ज़्यादा फोर्स चाहिए ताकि मैं उसे मूव करवा सकूँ, तो मुझे पहले वो फोर्स फाइंड करनी है, सो इक्विलिब्रियम पे, और फिर मैंने वो मैं सेटल कर दी, यानी उससे ज़्यादा फोर्स मुझे चाहिए। सो इसका जो वेट है वो यहाँ सेंटर, लेकिन मैं मोमेंट ओके वेट जो होता है वो बिल्कुल सेंटर पे करेगा, क्योंकि मैंने बता दिया यूनिफॉर्म ब्रिज है, सो ये इसका वेट आ गया बिल्कुल सेंटर पे 10,000 न्यूटन, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2 मीटर, उसका फिर से और ये भी 2 मीटर हो गया, ठीक है। अब मैं कर सकती हूँ क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे पास कौन सा ये वेट वाला, सो इट्स गोना बी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 10,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। फोर्स मेरे पास है, लिफ्टिंग फोर्स को मैं एल ले लेती हूँ क्योंकि लिफ्टिंग फोर्स है, और मल्टीप्लाई बाय मेरे पास डिस्टेंस टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक 4, तो इट्स 4। नाउ 20,000 इज इक्वल्स टू 4L, 20,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू L, एंड दिस इज गोना बी 5,000 न्यूटन इज इक्वल्स टू L। सही, तो अब मेरा आंसर क्या आ जाएगा 17 का बी, यानी एटलीस्ट ये वाला जो है ये तो इक्विलिब्रियम के लिए है ये, लेकिन इससे हल्की से ज़्यादा लिफ्टिंग मतलब फोर्स होगी तो वो लिफ्टिंग फोर्स हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द डायग्राम shows a wooden beam of weight 20 Newton. The center of mass of the beam is labeled M. Okay. There is a pivot at one end. ये pivot है. The beam is kept horizontal by an upward force F. Horizontal मतलब कि वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में ये इस पोजीशन से हिलेगी नहीं. So again मैंने clockwise is equals to anti-clockwise moment करके F फाइंड करना है. So clockwise is equals to anti-clockwise moment. ये वाला जो है मेरे पास ये clockwise है ये, और ये anti-clockwise है. So this is 20 into 1.2 is equals to force unknown at F multiplied by distance 2 F into 2. So 20 into 1.2 पहले कैलकुलेट करते हैं. 20 into 1.2 is 24. So 24 is equals to 2F. 24 divided by 2 is equals to F. So F is equals to 12 newtons. So F is equals to 12, which is option A. Question number 19. Which statement gives a complete description of any object that is in equilibrium? तो उसके लिए क्या होता है? No resultant force, no resultant moment या turning effect. There are no resultant forces. Correct. There is no resultant force. Correct. There is no resultant force and no resultant turning effect. उन्होंने कहा complete description. So this is a perfect one. There is अच्छा no forces. Forces start करेंगी लेकिन resultant 0 होना चाहिए. For example अगर मैं इस तरह से ये ले रही हूँ 10 न्यूटन ऊपर 10 न्यूटन नीचे, फोर्सेस स्टार्ट करेंगे लेकिन रिजल्टेंट क्या आ रहा है 10 माइनस 10 0. सो ये वाला गलत था वैसे. दिस इज करेक्ट, देयर इज नो रिजल्टेंट टर्निंग इफेक्ट. दिस इज करेक्ट, लेकिन ये वाला परफेक्ट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है. सो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शन सी. Number 20, a uniform beam x by is 100 cm long and weighs 4 newtons. Okay, ये डायग्राम है. The beam rests on a pivot 60 cm from end x. ये pivot है. A load of 8 newton hangs from the beam 10 cm from end x. इन्होंने सारा कुछ दिखाया हुआ है. The beam is kept balanced by force F. तो इसका मतलब कि जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में है. सही, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F? इन्होंने बता दिया फोर्स 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे. सो नाउ आई कैन अगेन यूज क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट. अब इसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे पास कौन सा है? पिवट किधर है? ये पिवट के साथ ये इज क्लॉकवाइज फोर्स इनटू डिस्टेंस. अब ये 60 है ये 80 है. इट मींस कि ये वाला जो डिस्टेंस है इसको भी 80 माइनस 60 विच इज 20 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पे मैंने मैथ्स यूज़ करके ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया. सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स F है मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 20. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट मेरे पास कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज है ये वाला. सो 8 न्यूटन्स फोर्स मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 60 माइनस 10. सो 60 माइनस 10 इज 70 सेंटीमीटर. सो 8 इंटू 70, सो इट्स गोना बी 20F इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 560. सो F इज इक्वल्स टू 560 डिवाइडेड बाय 20. ये कैंसिल आउट हो गया. 56 डिवाइड बाय 2 इज 28. नहीं क्या लिखा है? वेट 70 ही था ना, और ये 8 थी, एंड देन दिस वाज 20. यस इट्स करेक्ट. 70 डिवाइडेड बाय इट्स 28 न्यूटन्स. व्हाई इज दिस 28 न्यूटन्स? ओके वेट, मैंने इसका वेट ही नहीं मैंने यूज़ किया, सॉरी. सो दिस इज गोना बी 4 न्यूटन, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे होता है 4 न्यूटन. अब मुझे इसको भी करना पड़ेगा, मैं दोबारा से करती हूँ सारी कैलकुलेशन, सॉरी. सो इट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ओके, सो क्लॉकवाइज तो मेरे पास यही वाला है 20F. ओके, इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मेरे पास दो हैं. एक ये, अच्छा ये मेरे पास जो पूरी थी ये 40 थी, राइट, और यहाँ तक 80. हाँ यस वेट, इफ दिस वाज वेट दिस इज 10 एंड देन दिस वन इज 70 और इसकी 100 सेंटीमीटर. सो दिस मीन्स कि ये 50 है ये वाली लेंथ, एंड जब मैं 50 से 30 सब्ट्रैक्ट करूँगी सो दिस इज अगेन 10 सेंटीमीटर हो गया ये वाली, ठीक है. सो 40 हो जाएगा ये मोमेंट 4 इंटू 10, ठीक है. एंटी क्लॉकवाइज 40 प्लस ये वाला 8 इंटू 70 वाला, दिस इज 560. सो दिस इज 20F इज इक्वल्स टू 560 प्लस 560 प्लस 40 विच इज 600. देन F इज इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाई 20 विच इज गोइंग बी, इससे गलत हो रहा है. आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट. वेट, एक मैंने आइडेंटिफाई कर ली है. ये 40 करेक्ट है, ये 560 नहीं है. ऐसी मैंने इसको 70 ले लिया, 80 माइनस 10 किया, मुझे 60 माइनस 10 करना था. ये 60 मुझे इससे ये 10 सॉरी ये वाला 10 हटा देना. सो इट्स 50 सेंटीमीटर. तो अब मुझे क्या करना है कि मैं 50 इंटू ये वाला मैथ करूँगी. सो 5 इंटू 8 हो गया 400. सो दिस गोना बी 440 डिवाइडेड बाय 20. सो दिस 22 न्यूटन. फाइनली मेरा आंसर आ गया, एंड आई होप करेक्ट भी है. क्वेश्चन नंबर 20 एक्सीड. सो दिस इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. The diagram shows 4 table lamps resting on a table. The position of the center of mass of each lamp is labeled x. Which lamp is the most stable? तो सबसे पहले ऑप्शन ए और डी को मैं कैंसिल आउट करूँगी क्योंकि उनका सरफेस एरिया ही बहुत कम है. ओके, अब मैं देखती हूँ ये दोनों स्टेबल हैं काफ़ी ज़्यादा. इसका जो सेंटर ऑफ मैस है वो नीचे है और सरफेस एरिया अच्छा है. सो इट मीन्स कि बी इज द मोस्ट स्टेबल. एंड इसका जो है सेंटर ऑफ मैस ऊपर है, सो इट्स नॉट दैट स्टेबल. Question number 22. An object is pivoted at point P. A student ties a length of string to a peg on the object. He pulls the string with a force of F. Okay, वो इस string को pull कर रहा है. Okay, so what is the moment of the force F about the point P? पॉइंट P ये है, ये मेरे पास फोर्स है. अब फोर्स के साथ जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करी होगी, जो परपेंडिकुलरली अटैच होगी ना फोर्स
लेंथ सॉरी वो होगा मोमेंट फॉर्म करेगा, तो होगा तो एफ मल्टीप्लाई बाय, लेकिन मैं डिस्टेंस देख लेती हूँ कौन सा है, क्यों ये हॉरिजॉन्टल है लेकिन मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर ये इसका एंगल है, जिसका एंगल सी एक्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें, मैं यूजिंग अ प्रोटेक्टर इसे देख भी सकती हूँ। सी मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन करेंगे एंड सी एक्जैक्ट ये 90 डिग्री का है, सो दिस इज 90 डिग्री और ये पता नहीं ये तो कुछ और है, सो इट्स एफ मल्टीप्लाई बाय एस मोमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. Now question number 23. Each diagram shows a metal plate with 4 parallel forces acting on it. These are the only forces acting on the plates. In which diagram is the plate in equilibrium? तो इसके इस साइड वाला फोर्स ओके यस मुझे एरोस का भी ख्याल है. ओके तो हम क्या करेंगे, बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स करेंगे, लेकिन हमें एरोस पे भी ध्यान रखना है. सो ओवर हेयर ये टोटल हो गया 3 न्यूटन. अच्छा सारों में फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी ऑलमोस्ट सेम है. सो ओके अब मैंने देखना है कि ऊपर वाली और नीचे वाली सेम सेम एरो की होनी चाहिए. यहाँ 1 न्यूटन यहाँ 2 न्यूटन, इसका मतलब 1 न्यूटन यहाँ का रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है और इसका 1 न्यूटन रिजल्टेंट यहाँ पे, तो ये तो टॉर्क में चली जाएगी. रिजल्टेंट सॉरी रिजल्टेंट नहीं मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है. यस सो इट्स मूव लाइक दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसमें भी सेम केस है. इसमें बस ये डिफरेंस है कि यहाँ 1 न्यूटन रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, यहाँ 1 न्यूटन रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, लेकिन अपोजिंग डायरेक्शन में, राइट. और फिर है ये वाली ओवर हियर. यस दिस वन इज इन ये वाला करेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि ये 1 न्यूटन के इफेक्ट को कैंसिल आउट करे 2 - 2, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो ये सी करेक्ट है. और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिर्फ 1 न्यूटन और यहाँ पे 0 वो है क्या कहते हैं 0 नेट फोर्स है. इट मीन्स के डी भी रॉन्ग है, क्योंकि ऊपर तो हमारे पास नेट फोर्स आ रही है 1 न्यूटन टुवर्ड्स द राइट. सो ऑप्शन सी इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन.